Hello students, welcome in this session of class. Today we will discuss about general and some specific properties of group 18 elements. So first of all, the general electronic configuration of group 18 elements is ns2np6 where n is number of period or shell. But there is an exception, लेकिन जो हीलियम है यहाँ पर एक्सेप्शन है, या इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 होता है क्योंकि इसमें p ऑर्बिटल्स एब्सेंट होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वी कैन सी दैट द आउटर मोस्ट शेल इज फुलफिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड इन ग्रुप 18 एलिमेंट्स. ग्रुप 18 एलिमेंट्स में जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो पूरा भरा होता है. So these elements do not accept or donate electron. क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल हो गया, इस वजह से ना तो ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं ना लेने का काम करते हैं. दैट्स वाई दीज एलिमेंट्स आर अनरिएक्टिव या इनएक्टिव. ये अनरिएक्टिव या इनएक्टिव होते हैं सामान्य ताप पर. नाउ हियर group 18 element also called noble gases because these are mostly unreactive and forms only few compounds. So these are called noble gases and all elements of group 18 are gases. That's why these are called noble gases. Earlier group 18 elements are कॉल्ड एज इनर्ट गैसेज. इनर्ट गैसेज कहते थे इनको जब तक इनकी एक्टिविटी पता नहीं थी. नाउ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडॉन. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिंपली हीलियम का 1s2, नियॉन का होगा 2s2 2p6, आर्गन का 3s2 3p6, क्रिप्टॉन का 3d10 4s2 4p6 फोर्थ पीरियड में आ रहा है. जीनोन की बात करें तो 5s2 5p6 और 4d10. और रेडॉन की बात करें तो 4f14 5d10 6s2 एंड 6p6. रेडॉन में 4f और 5d दोनों कम्प्लीटली फिल्ड हैं. अकरेंस की बात करें तो सारे के सारे गैसियस फॉर्म में होते हैं. और जीनोन और रेडॉन रेयर एलिमेंट है, इसमें से रेयरली पाए जाते हैं. और रेडॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट इसमें हीलियम है. और सारे के सारे मोनो एटॉमिक गैस होते हैं ड्यू टू इनएक्टिविटी और अनरिएक्टिव नेचर. नाउ आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो सिंपली टॉप टू बॉटम जो ऑर्डर होता है जनरली वही फॉलो करते हैं. टॉप टू बॉटम चलने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, कम होती है. लेकिन इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होता है, मींस जो आउटर शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है. उस वजह से इनका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है. किसी पीरियड की अगर बात करें तो अगर किसी पीरियड की बात करें तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी उस पीरियड में प्रेजेंट ग्रुप 18 एलिमेंट की होगी. इसी तरह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो अप टू डाउन चलने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिक्रीज होती है. लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के कारण इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते हैं. इस वजह से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की ग्रुप 18 एलिमेंट्स की होती है. और किसी पीरियड में बात करें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव वैल्यू के रेस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा ग्रुप 18 एलिमेंट्स की ही होगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. और अप टू डाउन चलने पर जो पॉजिटिव वैल्यू है उसमें कमी आएगी, डिक्रीज होगा. एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो सिंपली अप टू डाउन चलने पर जो जनरल ट्रेंड होता है एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है. लेकिन जो नोबल गैसेज होते हैं या नोबल गैस
कि एलिमेंट्स हैं या एटम हैं वो सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियाई वाले होते हैं किसी पीरियड की अगर बात करें तो, क्योंकि जो नोबल गैसेज है वो मोनोएटॉमिक गैसेज होती हैं। इस वजह से उनके बीच में वांडरवाल फोर्सेस होते हैं, ना कि कोवेलेंट फोर्सेस होते हैं। और इस वजह से वांडरवाल फोर्सेस होने के कारण वांडरवाल रेडियाई उनमें प्रेजेंट होगी, जबकि अदर एलिमेंट्स में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण कोवेलेंट रेडियाई होती है। और वांडरवाल रेडियाई ज़्यादा होती है कोवेलेंट रेडियाई से। इस वजह से नोबल गैसेस का जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो सबसे ज़्यादा होती है किसी रेस्पेक्टिव पीरियड्स में। सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियाई नोबल गैसेस की होती है ड्यू टू वांडरवाल फोर्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सिंपली जो ट्रेंड होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का, टॉप टू बॉटम चलने पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे कि हम ऊपर बता चुके हैं कि एटम्स के बीच में वांडरवाल फोर्स होता है और वांडरवाल फोर्स बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। इस वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत ही ज़्यादा लो होते हैं। और हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लोवेस्ट होता है, सबसे कम होता है 4.2 केल्विन। लिक्विफैक्शन की बात करें तो लिक्विफैक्शन की भी हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जैसे वांडरवाल फोर्सेस होते हैं इनमें और वांडरवाल फोर्सेस वीक होते हैं, इस वजह से इन गैसों को इजीली लिक्विफाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन टॉप टू बॉटम चलने पर वांडरवाल फोर्स बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, इस वजह से लिक्विफैक्शन भी इंक्रीज होगा। सोल्यूबिलिटी इन वाटर, वाटर में ये स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं और टॉप टू बॉटम चलने पर सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है। एक्चुअली यहाँ पर वाटर में सोल्यूबिलिटी डाइपोल जनरेशन पर डिपेंड करती है कि जो नोबल गैस है उसमें वाटर के कांटेक्ट में आने पर जब डाइपोल जनरेट होगा तो वो जितना ज़्यादा डाइपोल जनरेट होगा उतनी ही ज़्यादा सोल्यूबिलिटी होगी वाटर के अंदर। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होने के कारण डाइपोल जनरेशन भी इंक्रीज होगा और सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। नाउ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज क्लेथरेट ऑफ नोबल गैसेस। क्लेथरेट्स क्या होते हैं? एक्चुअली क्लेथरेट्स इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी जो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होती है उनमें कैविटी प्रेजेंट होती है। कैविटी मतलब कैविटी मीन्स जो क्रिस्टल लैटिस होंगे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, उनके लैटिस के बीच में स्पेस होगा, जगह होगी। यह जो कैविटी या स्पेस होता है, जगह होती है, इनके अंदर नोबल गैसेस आ जाती हैं, ट्रैप्ड हो जाती हैं या कैद हो जाती हैं। इस टाइप के कंपाउंड्स को ही क्लेथरेट्स कहा जाता है। इनका दूसरा नाम भी है केज कंपाउंड्स या होस्ट गेस्ट कंपाउंड, क्योंकि जो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्रिस्टल लैटिस हैं केज टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस केज में नोबल गैसेस ट्रैप्ड रहती हैं, कैद रहती हैं, इस वजह से केज कंपाउंड कहते हैं। और होस्ट गेस्ट कंपाउंड इसलिए कहते हैं कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्रिस्टल लैटिस होस्ट का वर्क कर रहे हैं और जो नोबल गैसेज हैं वो गेस्ट का वर्क कर रही हैं, इसलिए होस्ट गेस्ट कंपाउंड भी इनको कहा जाता है। एक्चुअल में आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जीनोन ही तीनों नोबल गैसेज हैं जो क्लेथरेट का फॉर्म करती हैं, क्योंकि इनका साइज कैविटी के साइज से मैच करता है। यहाँ पर हीलियम और नियोन क्लेथरेट्स का फॉर्मेशन नहीं करती क्योंकि इनका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। सो क्लेथरेट्स आर क्रिस्टल लैटिसेस ऑफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद कैविटीज। इन दीज कैविटीज नोबल गैसेज आर ट्रैप्ड, क्लेथरेट्स कंपाउंड कहलाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो एज वी नो कि जो नोबल गैसेज होती हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है और ड्यू टू दिस स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दीज एलिमेंट्स आल्सो आर स्टेबल, दैट्स व्हाई दीज आर मोस्टली अनरिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। लेकिन जो नील ब्रैटलेट नाम का साइंटिस्ट था उसने सबसे पहले जीनोन का एक कंपाउंड बनाने में
सफलता प्राप्त की, जीनोन का एक कंपाउंड बनाया। एक्चुअली उसने सबसे पहले ऑक्सीजन और प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड का एक कंपाउंड बनाया, O2PTF6 डाई ऑक्सीजन हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट 5। यह एक कंपाउंड उसने बनाया और इस कंपाउंड को जब डिसोसिएट होता है या डिसोसिएशन करते हैं तो O2 प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस में ऑक्सीडाइज हो जाता है और PTF6 प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड PTF6 माइनस में डिसोसिएट होता है। नील ब्रैटलेट ने देखा कि जो ऑक्सीजन और जीनोन है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लगभग सेम होती है और O2PTF6 इस कंपाउंड की रिएक्शन जब जीनोन के साथ करवाते हैं तो ऑक्सीजन O2 प्लस की फॉर्म में अलग हो जाता है और जीनोन PTF6 जीनोन का कंपाउंड फॉर्म होता है, जिसको अगर डिसोसिएट करते हैं तो आगे जीनोन प्लस और PTF6 माइनस का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले जीनोन का कंपाउंड O2PTF6 डाई ऑक्सीजन हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट से बनाया गया, उसकी जीनोन से रिएक्शन करवाकर। XePTF6 वाज फर्स्ट नोबल गैसेस कंपाउंड ऑफ जीनोन। जीनोन का सबसे पहला नोबल गैस का कंपाउंड था XePTF6। एक्चुअल में नील ब्रैटलेट ने देखा कि जो ऑक्सीजन और जीनोन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो लगभग समान होती है, बहुत ही ज़्यादा सेम होती है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज होती है। इसी वजह से जब O2 प्लस में कन्वर्ट हो सकता है तो जीनोन भी जीनोन प्लस में कन्वर्ट हो सकता है बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर। यहाँ पर क्रिप्टॉन केवल KrF2 ही फॉर्म करता है और रेडॉन RnF2 ही फॉर्म करता है, लेकिन RnF2 रेडॉन डाइफ्लोराइड को आइडेंटिफाई ही किया गया है, इसे अभी तक आइसोलेट नहीं कर सके हैं। और बाकी की नोबल गैसेस ऑर्गन, नियॉन और हीलियम की कोई भी कंपाउंड अभी तक नॉन नहीं है। अगर जीनोन के फ्लोराइड्स की बात करें तो जीनोन ओनली 3 टाइप्स के फ्लोराइड्स ही फॉर्म करता है, जीनोन डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड एंड हेक्साफ्लोराइड। इनके प्रिपरेशन की बात करें, अगर जीनोन एक्सेस में लिया है और उसकी रिएक्शन F2 से हो रही है तो जीनोन डाइफ्लोराइड फॉर्मेशन होगा, ये रिएक्शन भी हाई टेम्परेचर पर होगी। और अगर जीनोन और फ्लोरीन का रेशियो हमने 1:5 में लिया है, मीन्स फ्लोरीन एक्सेस में और हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो रही है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर, तो जीनोन टेट्राफ्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यदि फ्लोरीन का और भी ज़्यादा एक्सेस ले हम, मीन्स अगर जीनोन और फ्लोरीन का जो रेशियो है वो 1:20 रखें और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर अगर हम इस रिएक्शन को कराएं तो जीनोन हेक्साफ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपली हम लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि 1:1 रेशियो होगा तो जीनोन डाइफ्लोराइड बनेगा, 1:5 रेशियो पर टेट्राफ्लोराइड और 1:20 रेशियो पर हेक्साफ्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। ये तीनों के तीनों जो फ्लोराइड से कलरलेस होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं और फ्लोरिनेटिंग एजेंट भी होते हैं। जीनोन डाइफ्लोराइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कर देगा और हाइड्रोजन फ्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन 0 से +1 में ऑक्सीडेशन स्टेट कन्वर्ट हो गया है। और इसी तरह जीनोन का कोई सा भी हम फ्लोराइड लें उसके हाइड्रोजन से रिएक्शन कराए तो हाइड्रोजन फ्लोराइड फॉर्म होगा। जितने हाइड्रोजन है उतने ही फ्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाएंगे और जीनोन अलग हो जाएगा फ्लोरीन से। इसी तरह हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करता है जीनोन के फ्लोराइड्स और यहाँ पर हाइड्रोजन का फ्लोरिनेटिंग मतलब फ्लोरिनाइजेशन मीन्स हाइड्रोजन से फ्लोरीन जुड़ रहा है, तो दोनों काम हो रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी वर्क कर रहा है प्लस फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह भी वर्क कर रहा है। अगर ऑक्सीडेशन की बात करें, क्लोरीन, क्लोराइड आयन, आयोडाइड आयन, सीरियम, इनके ऑक्सीडेशन की बात करें तो जीनोन का जो फ्लोराइड है वो HCl के साथ रिएक्ट करके जो क्लोरीन है उसकी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। मीन हाइड्रोजन फ्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, जीनोन फ्लोरीन से अलग होकर जीनोन फॉर्म करेगा और HCl में से क्लोरीन का -1 से Cl0 Cl2 क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होकर -1 से 0 में यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो गया है, Cl- से Cl में क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन हो गया है। अगर जीनोन
ये फ्लोराइड की रिएक्शन हम पोटेशियम आयोडाइड से कराएंगे तो यहाँ पर जो आयोडाइड आयन है वो आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स -1 से 0 में चला गया है। तो यहाँ पर आयोडाइड आयन I- का भी यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और पोटेशियम का फ्लोरानाइजेशन हो जाएगा और जीनोन अलग हो जाएगा फ्लोरीन से। इसी तरह अगर सीरियम के सल्फेट के साथ अगर रिएक्शन कराए जीनोन के फ्लोराइड की तो सिंपली यहाँ पर जो सीरियम 3 है वो सीरियम 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन सीरियम का भी यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। जीनोन अलग हो जाएगा और फ्लोरीन यहाँ पर जीनोन से अलग हो जाएगा। फ्लोरीनेटिंग एजेंट की बात करें सिंपली तो जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सपेंड हो सकती है उस एलिमेंट के कंपाउंड से जीनोन के फ्लोराइड रिएक्ट करके उसको फ्लोरीन प्रोवाइड करवा देते हैं और फ्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। एग्जांपल के लिए जीनोन टेट्राफ्लोराइड SF4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पर जो सल्फर है उसकी ऑक्सीजन स्टेट एक्सपेंडेबल है तो वो +4 से +6 में कन्वर्ट हो जाता है और जो फ्लोरीन है वो जीनोन से हटकर सल्फर से अटैच हो जाता है। इसी तरह जीनोन टेट्राफ्लोराइड प्लेटिनम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो PtF4 का फॉर्मेशन हो रहा है, NO के साथ कराएंगे तो NOF का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरह जीनोन के जो फ्लोराइड है वो फ्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहे हैं। हाइड्रोजन में भी यहाँ पर फ्लोरीन का जो एडिशन हो रहा था, फ्लोरीन अटैच हो रहा था हाइड्रोजन से, पोटेशियम से हो रहा था। इस तरह ये फ्लोरीनेटिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। अगर जीनोन के फ्लोराइड को किसी ऐसे स्पीसीज से हम रिएक्ट करवाएं जो फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट या डोनेट कर सकता है तो क्या बनेगा। अगर कोई ऐसी स्पीसीज है जो फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट करती है तो यहाँ पर जीनोन का फ्लोराइड के साथ कैटायन का फॉर्मेशन होगा। अगर कोई ऐसी स्पीसीज है जो फ्लोरीन को डोनेट करती है तो जीनोन के यहाँ पर फ्लोराइड आयन के साथ एनायन का फॉर्मेशन होगा, मीन्स फ्लोरो एनायन बनेगा और फर्स्ट कंडीशन में फ्लोरोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। एग्जांपल के लिए PF5 फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड के साथ हम जीनोन के फ्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर PF6 हमको मिलेगा, एक फ्लोरीन फास्फोरस के पास चला जाएगा और फास्फोरस +6 में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर जीनोन के फ्लोराइड का कैटायन बनेगा और PF6 माइनस का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी, एक फ्लोरीन एंटीमनी के साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ पर एंटीमनी हेक्साफ्लोराइड का एनायन बनेगा, जबकि जीनोन टेट्राफ्लोराइड का कैटायन का फॉर्मेशन होगा। और अगर जीनोन के फ्लोराइड की रिएक्शन हम किसी मेटल के फ्लोराइड के साथ करवा दें तो मेटल की, जैसे कि आप सब जानते हैं कि टेंडेंसी होती है मेटल की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, तो मेटल फ्लोरीन को F- की फॉर्म में बाहर निकालेगा और ये F- की फॉर्म में जीनोन से अटैच हो जाएगा और जीनोन हेप्टाफ्लोराइड एनायन का फॉर्मेशन होगा। वाटर के साथ रिएक्शन की बात करें तो बहुत सिंपल रिएक्शन है। अगर डाईफ्लोराइड की बात करें, हम डाईफ्लोराइड का अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर जीनोन और हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, जबकि टेट्राफ्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे तो जीनोन ट्राई ऑक्साइड का फॉर्मेशन भी यहाँ पर होगा। जीनोन हेक्साफ्लोराइड की अगर वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो केवल जीनोन ट्राई ऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। तो सिंपली जो ट्रिक है इन रिएक्शंस को याद करने की कि जो XeF2 है वो तो कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड में और ऑक्सीजन और जीनोन में, 3 चीज़ बनेगी। और हेक्साफ्लोराइड है जीनोन का, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो जीनोन ट्राई ऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, जबकि जीनोन टेट्राफ्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करके दोनों के प्रोडक्ट बनाएगा, मीन्स जीनोन भी बनाएगा जो कि डाईफ्लोराइड में बन रहा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड दोनों में बन रहा है, ऑक्सीजन भी बनाएगा जो कि डाईफ्लोराइड में बन रहा है और जीनोन ट्राई ऑक्साइड भी बनाएगा जो कि हेक्साफ्लोराइड में बन रहा है। नाउ इनकी जो स्ट्रक्चर होती है अकॉर्डिंग टू VSEPR, XeF2 लीनियर होता है, जबकि टेट्राफ्लोराइड है जीनोन का स्क्वायर प्लेनर होगा और F6 हेक्साफ्लोराइड डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा। जीनोन का ऑक्सीजन की बात करें तो जीनोन ट्राई ऑक्साइड जीनोन का ऑक्साइड है और जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड और जीनोन डाई ऑक्साइड डाईफ्लोराइड ये इसके ऑक्सीफ्लोराइड हैं। यहाँ पर 2 ऑक्सीफ्लोराइड और एक ऑक्साइड की बात हो रही है। तो सिंपली जीनोन ट्राईऑक्साइड का प्रिपरेशन की बात करें तो हम अभी कर चुके हैं कि जीनोन टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड
का अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो जीनोन ट्राईऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। जीनोन ट्राईऑक्साइड कलरलेस सॉलिड कंपाउंड होता है जो कि एक्सप्लोजिव नेचर का होता है और इसकी स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू VSEPR स्क्वायर पिरामिडल होती है। नाउ अगर जीनोन के ऑक्सीफ्लोराइड की बात करें तो अगर जीनोन हेक्साफ्लोराइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाएं, कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस करवाने पर तो जीनोन ट्राईऑक्साइड मिलेगा। लेकिन अगर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराएं, एग्जाम्पल के लिए अगर 1 मोल H2O से करवाएंगे, 1 मोल वाटर के साथ अगर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे जीनोन हेक्साफ्लोराइड का, तो हमको जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड मिलेगा। जबकि 2 मोल वाटर के साथ अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो जीनोन डाई ऑक्सी डाई फ्लोराइड हमको यहाँ पर मिलता है। लेकिन अगर 3 मोल ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो वो कम्प्लीटली हाइड्रोलाइसिस होगा और जीनोन ट्राईऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर जीनोन के कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर दी हुई है। XeF2 लीनियर होगा, XeF4 स्क्वायर प्लेनर, XeF6 होगा डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, XeO3 जीनोन ट्राईऑक्साइड पिरामिडल शेप होगी और XeOF4 जो कि एक ऑक्सी फ्लोराइड है जीनोन का स्क्वायर पिरामिडल और XeO2F2 की ट्राइगोनल बायपिरामिडल यहाँ पर शेप होगी। तो सिंपली दीज आर द ग्रुप 18 एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज एंड बहुत ही सिंपल है। इफ यू हैव एनी doubt or any question regarding these topics of P block elements, then you can ask me on my personal number. So keep watching, keep studying, keep questioning. Till then, bye.